चिंगारी को आग कहते हैं, मेहनत को उड़ान कहते हैं, और जो साइंस जैसे सब्जेक्ट को बच्चों का फेवरेट बना दे उसे कृष्णा भैया कहते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना कृष्णा भैया। मैं आज आपको एक नए गन शॉट को पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। मुझे पता है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। आज तुम्हें ट्रिक के साथ बताऊंगा और टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा इसी क्लास में, मेमोरी में भी एकदम चला जाएगा, अच्छे से सेव हो जाएगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के अंदर आने वाला है। चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, पेपर तो भैया यहीं से बनना है। ठीक है, तो सारी चीज आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी। आपके कृष्णा भैया साथ हैं, याद रखना। डरने की क्या बात, डरने की क्या बात, जब कृष्णा भैया हैं तेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट में बता दो आपका जोश कैसा है यार, आपके अंदर की आग कैसी है पढ़ने के लिए। अंदर से वो ताकत भी आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से लगन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए एनर्जी और जोश हाई होना चाहिए। तो कमेंट में लिख दो सभी, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। कमेंट में जल्दी से लिखो तो लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसका गन शॉट करने वाले हैं। और हाँ भाई, भैया हैं तो बोले हैं कि 100% पूरा पेपर यहीं से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम होगा और चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर आया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने, मैंने वीडियो में क्वेश्चन था उसका आंसर दिए थे, तो वहां पे उनका आंसर सही था। तो इस वीडियो में मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है जो विनर हुए थे, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर दिया था, आंसर सही था, उनका नाम था रिया वर्मा। क्या नाम था? रिया वर्मा। और सेकंड पे कौन थी? स्वाति यादव। कौन थी? स्वाति यादव। एंड तीसरे पे कौन थे? अंकिता वर्मा। कौन थे? अंकिता वर्मा। फिर उसके बाद फोर्थ पे नंबर पे कौन थे? अंकुश सिंह। कौन? अंकुश सिंह थे। ठीक है, तो जो जरा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास, अभी मैंने पीछे क्लास पढ़ी थी फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की, उसमें इस 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, उन्होंने आंसर बताया था और सभी का आंसर सही था। तो भाई पढ़ते रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। अब बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। अम्ल को बोलते हैं एसिड एंड क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। तो देखो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव, मतलब हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब अगर आप एसिड ले आओ, उसको जलीय विलयन में घोलो, मतलब किसी जल में जब मिलाओ, तो उससे क्या निकलेगा? H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? H पॉजिटिव आयन का मतलब है कि वहां से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो जान लेना, समझ लेना कि हाँ भैया वही अम्ल है। ठीक, अब अम्ल क्या होता है? ये तो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब जो ये अम्ल है, ये नीला लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर होता है नीला, मतलब कि जो ब्लू लिटमस पेपर है यह टर्न किसमें? रेड में कर देता है, मतलब कि ब्लू टू रेड, मतलब कि BR। याद रखेंगे, अम्ल मतलब यहां से ABR, मतलब ABR, ए से अम्ल, मतलब एसिड जो है ABR, ABR का मतलब ए से एसिड, जो ब्लू को रेड बना देता है, मतलब नीला लिटमस पेपर को रेड बना देता है, वही अम्ल कहलाता है।
ठीक है। अब उसके बाद जरा देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, इनकी क्रिया अगर आप धातु से कराते हैं, अगर आप धातु से कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे समझूंगा, देख लेना, देखना। सबसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हूं मैं, उदाहरण क्या लिखा हूं, अम्ल जो मेरे पास होते हैं, अम्ल देखना, अम्ल पहला यहाँ पे है HCl, क्या है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है HNO3 जिसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ तो क्या बताओगे, HNO3। अगला है CH3COOH जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक, एसिड मतलब एसिटिक अम्ल। अगर एसिटिक अम्ल का कोई सूत्र पूछ लिया आपसे चलते फिरते, बताओ भैया कि एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ, क्या बताओगे, CH3COOH। समझ में आया। तो देखो ये जो चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने, ये अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कौन, अम्ल ना। तो मान लो मैं यहाँ पे एक धातु ले लिया Zn, जिंक एक धातु है, और अम्ल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इससे क्रिया कराऊंगा तो बनेगा क्या, Zn2 पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस को लेकर भागता है, मतलब Zn लेकर जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, क्योंकि Cl पे एक निगेटिव होता है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, पीछे आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा किसके रूप में निकल, 2 के रूप में, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो HCl क्या हुआ, अम्ल, और Zn क्या हुआ, जिंक, मतलब धातु हुआ, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाली कि नहीं। तो याद है ना कि अम्ल जो है वह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। समझ गए इतना पॉइंट। अब अगला पॉइंट है क्षार। क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। देखो क्षार कहते किसे हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH मतलब आयन, OH आयन का मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पे जो क्षार होता है वह कैसा होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे अगर इसको थोड़ा सा स्वाद करो, मतलब चखो ना, तो स्वाद में थोड़ा कड़वा टाइप का आता है। ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब जो बेस है वह बी, मतलब आर और BRB, तो मतलब कि जो बेस है वह लाल, मतलब रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, मतलब ब्लू बना देता है। BRB, यहाँ ABR, यहाँ BRB। समझ गए। अम्ल जो होता है, अम्ल ब्लू मतलब नीला लिटमस पेपर को लाल बनाएगा, और जो क्षार है BRB मतलब कि जो बेस है वह मतलब कि जो लाल पेपर है, लाल लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू बना देगा। यह है क्षार कि ये समझो एक गुण है, क्वालिटी है उसके अंदर। अगला एक ऐसा होता है फिसलनदार, मतलब ये क्षार होता है थोड़ा फिसलनदार होता है, फिसलन टाइप, मतलब फिसलता है, फिसलनदार। ठीक है। अब देखो क्षार के कुछ एग्जांपल, यहाँ पे पहला एग्जांपल है क्या, NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का सूत्र क्या है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको पीछे आपने पढ़ा था। यहाँ पे अगला है NH4 जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला है MgOH का होल टॉइस जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टॉइस। अगला है CaOH का होल टॉइस जिसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है, क्षार हैं। ये सभी क्या हैं, क्षार हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में समझ में आया कि नहीं भाई। जो क्षार होता है वह अपने जलीय विलयन से OH आयन निकाल देता है, और एक ऐसा होता है स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है, ये फिसलनदार होता है। ये क्षार के बारे में। और अम्ल क्या होता है, अम्ल जो अपने जलीय विलयन से हाइड्रोजन आयन निकाल दे, बाहर निकाल दे, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं, मेरे साथ बोलना याद हो जाएगा। और ये नीला लिटमस पेपर को लाल बना देता है, और धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कौन, अम्ल। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ता हूं। अब देखो अगला है सूचक। अब सूचक का मतलब इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, देखो जरा भैया, सूचक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की पहचान कराते हैं। मतलब ये इंडिकेटर का काम क्या होता है कि अगर इंडिकेटर है मेरे पास, सूचक है, तो उससे मैं पता कर पाऊंगा कि हाँ यार ये अम्ल है और ये क्षार है। मतलब ये अम्ल और क्षार की पहचान को बताते हैं कि हाँ ये अम्ल है, क्षार है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिया बनाया, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आएगा अभी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करूंगा। सबसे पहले देखो, अगर आप सूचक लेते हो लिटमस, तो ये लिटमस जो होता है वह क्षार को कैसा बनाता है, नीला बनाता है। लिटमस जो है वह क्षार को नीला बनाता है और अम्ल को लाल बना देता है।
मतलब इंडिकेटर ये सभी हैं, लिटमस, हल्दी, फिनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सभी सूचक हैं। तो सूचक में पहला जो लिटमस है हमारे पास, क्या है, जो हमारे पास लिटमस है, यह क्षार को नीला बनाता है और अम्ल को लाल बनाता है। अगला है हल्दी। हल्दी मतलब टर्मरिक, क्या, टर्मरिक, हल्दी क्या बोलेंगे, टर्मरिक, इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये क्षार को लाल बनाएगा और अम्ल को पीला बनाता है। अगला है फिनोल्फथलीन, का मतलब है ये क्षार को गुलाबी मतलब पिंक बनाता है और अम्ल को रंगहीन कर देता है, मतलब कलरलेस, कलरलेस। अगला है मेथिल ऑरेंज, ये क्या करता है, क्षार को पीला बनाता है और अम्ल को लाल बनाता है, अम्ल को लाल बनाता है, मेथिल ऑरेंज। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे मैंने लिया है। ट्रिक क्या है, ध्यान दो। कह रहा है कि लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, मेयर, यहाँ पे लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, समझ लो मेयर। तो मान लो एक लेबर है, ए ट्राई कर रहा है, मेयर यहाँ पे ए बना, ए है, ओ है, ठीक है, मेयर के साथ AMAYOR। तो देखो ये जो लेबर है यह ट्राई कर रहा है किसके साथ, कि भैया आप भी पॉपकॉर्न खाओ, मेयर के साथ, किसके साथ, मेयर के साथ। तो भाई लेबर ट्राई, या तो ना, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर ट्राई कर रहा पॉपकॉर्न को मेयर के साथ खाने के लिए। तो देखो कैसा, यल से लिटमस, लिटमस मतलब कि ब्लू, मतलब ये क्षार को क्या बनाएगा, ब्लू बना देगा, और अम्ल को, ए अम्ल को रेड बना देता है, ये पॉइंट। लेबर से मतलब क्या याद हुआ, यल से लिटमस, ब्लू, क्षार को क्या बनाएगा, ब्लू मतलब नीला, यहाँ पे लिखा ना नीला मतलब ब्लू। फिर रेड बनाएगा किसको, अम्ल को, मतलब लिटमस क्या है, याद रखना कि जो लिटमस है, जो लिटमस सूचक है, वह अम्ल को, वह रेड बनाता है, क्षार को ब्लू बनाता है। अगला है ट्राई, ट्राई टी से टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, क्या लिखोगे, टर्मरिक मतलब हल्दी। तो ये क्या करेगा, क्षार को रेड बनाएगा, पहले क्षार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्षार मैंने यहाँ पे लिखा है, क्षार को रेड बनाएगा और अम्ल को येलो बनाएगा, क्या, उसके बाद अम्ल है, अम्ल को येलो बनाता रहता है। मतलब टर्मरिक मतलब हल्दी जो है वह क्षार को लाल बनाती है और अम्ल को पीला बनाती है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में पी से फिनोल्फथलीन, पहला फिनोल्फथलीन जो सूचक है वह क्षार को पिंक बनाता है, क्षार को पी से पिंक बनाता है। सी से कलरलेस मतलब अम्ल को रंगहीन कर देता है, कलरलेस कर देता है। फिर अगला है मेयर, मेयर मतलब मेथिल, क्या, एम से मेथिल, वाई से येलो, आर से रेड। तो मतलब कि जो मेथिल ऑरेंज होगा वह क्षार को पीला बनाएगा, येलो, येलो मतलब पीला बनाएगा, और जो रेड है मतलब ये आर है, मतलब आर जो है, आर से मतलब रेड, जो अम्ल होगा, जो मेथिल ऑरेंज सूचक है वह अम्ल को लाल बना देता है, रेड कर देता है। तो ध्यान रखना कि लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, मतलब ये लेबर है, पॉपकॉर्न ट्राई कर रहा है मेयर के साथ खाने के लिए, देख रहे हो लेबर बैठा है, समझ गए ना। तो याद रहेगा आपको कि हाँ, जो लिटमस होता है सूचक वह क्षार को नीला करता है, अम्ल को लाल करता है। हल्दी जो होता है वह क्षार को लाल बनाता है, अम्ल को पीला बनाता है। फिनोल्फथलीन जो है वह क्षार को गुलाबी बनाता है, अम्ल को रंगहीन बनाता है। और मेथिल ऑरेंज जो है वह क्षार को पीला बनाता है और अम्ल को लाल बनाता है। तो लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, यल से लिटमस, बी से ब्लू, आर से रेड, टी से टर्मरिक मतलब हल्दी, आर से रेड, वाई से येलो, पी से फिनोल्फथलीन और पी से पिंक बनाएगा अचार को, और सी से कलरलेस कर देगा मतलब रंगहीन, और एम से मेथिल ऑरेंज जो होगा वह वाई से येलो बना देगा पीला, और रेड मतलब लाल कर देगा उसको, अम्ल को। कॉन्सेप्ट क्लियर बहन, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षार जो है, मतलब क्षार, इसी को क्षारक भी बोलते हैं, मतलब माइनस सा डिफरेंस होता है, जो क्षार और क्षारक होता है इसमें थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंस होता है, बस आप समझते रहो कि हाँ क्षार क्षार एक ही है, बस माइनस सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। अब देखो जो क्षार है, क्षारक या क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा, पीछे आओ दिखाता हूं क्या बोला। क्षारक मतलब क्षार बोलूं, क्षार के साथ हल्दी का रंग, देखो आओ जाओ, देखो कहाँ है क्षार, हल्दी का रंग, हल्दी कहाँ है, यहाँ पे क्या है, लाल है ना, तो आ जाओ अगले ऑप्शन में, देखो लाल कहाँ है, यहाँ पीला है, नहीं होगा, नारंगी नहीं होगा, अपराजित नहीं होगा, भूरा लाल बोले या लाल बोले बात एक ही है, यही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूरा लाल या आ जाए लिखेंगे या लाल, ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि जब वो कलर में डाला जाता है इसका मतलब पता चलता है, भूरा लाल दिया है ऑप्शन में, तो आप भूरा लाल वही है, लाल रहे चाल भूरा लाल, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख लो यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आया था, देखो अभी मैंने पढ़ा,
क्वेश्चन पूछा गया ना, तो याद, मैंने कहा यार कि जो भी पढ़ोगे सारा का सारा यहीं से आएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। इसमें बताओ कि मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सी चीज लाल हो जाती है। अगला है NaCl जली, H2SO4 जली, या KOH जली, ग्लूकोज जली। कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे जरा सोचो। अभी आ जाओ दिखाता हूं, मेथिल ऑरेंज के पास आओ। और क्या बोल रहा है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। देखो आ जाओ, पीछे आता हूं, पीछे यहाँ पे देखो, मेथिल ऑरेंज है, लाल हो जाता है। ये लाल होता है ना, तो क्या होगा, लाल अम्ल होगा ना, अम्ल। तो देखो भैया आ जाओ, देखो NaCl अम्ल है नहीं, KOH अम्ल नहीं है, क्षार है, ये भी अम्ल नहीं है। बचा कौन सा, अभी मैंने अम्ल के एग्जांपल में पढ़ा था नहीं, H2SO4, H2SO4, याद आया ना। तो देखो यहाँ पे अम्ल भी ऑप्शन दे सकता था कि ऐसे लिख दे, सिर्फ अम्ल लिख दे, लेकिन अम्ल की जगह पे एक अम्ल का सूत्र डाल दिया यार, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ताकि इससे कंफ्यूजन रहे कि हाँ यार मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन भैया क्वेश्चन करा रहे हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि H2SO4 एक अम्ल है और मेथिल ऑरेंज अम्ल को ही लाल करता है, तो H2SO4 एक अम्ल है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो अगला सूचक मेरे पास क्या आता है, गंधी सूचक। ये क्या होता है भैया, देखो जरा इसको समझ लेता हूं। देखो आप में कुछ इंडिकेटर्स अभी मैंने पढ़ लिया, अभी कुछ इंडिकेटर्स मैंने पढ़ लिया, लेकिन अगर जो कलर बदलते थे उनको मैंने पढ़ा अच्छे से, इंडिकेटर जो कलर बदलते थे। अब मान लो कि यार किसी को दिखाई नहीं पड़ता, किसी की आंख की रोशनी नहीं है, उसकी रोशनी चली गई है, तो यार बताओ वो कैसे पता लगाएगा कि हाँ ये अम्ल है कि ये क्षार है। बताओ ये कैसे पता लगाएगा कि अम्ल है व क्षार है। वो तो कलर भी नहीं देख पाएगा, तो क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए सूचक बने जिन्हें हम कहते हैं गंधी सूचक। मतलब ऐसे लोग भाई जिनको दिखेगा नहीं, जिनकी रोशनी चली गई, तो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सा सूंघ के। गंधी सूचक मतलब सूंघ के, तो मतलब गंधी सूचक वे होते हैं, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जिनकी गंध क्या होती है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं गंधी सूचक। जिसमें आता है, मान लो एक ऑप्शन हो प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो प्याज है, वेनिला और लौंग का तेल, मान लो प्याज किसी को दिखेगा नहीं, कोई किसी को स्मेल कराओगे, सूंघोगे, गंध आएगी तो बता देंगे। अब मान लो कि एक आप आइसक्रीम लेकर आए, एक आप मान लो ऐसे आइसक्रीम लेकर आए, ठीक है, लेकर आए ना, इस पे मान लो थोड़ी सी लौंग डाल दिए और फिर थोड़ा सा वेनिला ऑयल डाल दिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल वेनिला ऑयल गिरा दिए, ठीक, और थोड़ी सी प्याज की थोड़ी सी पत्तियां रख दिए, थोड़ी छोटी छोटी पत्तियां रख दिए, तब आइसक्रीम पे रख दिए। अब यहाँ से गंध आएगी, लोग सूंघेंगे, हाँ कैसी महक आ रही, कैसी स्मेल आ रही है ना, तो बता पाएंगे ना वहाँ पे। अब देख के तो बता नहीं पाएंगे, फिर इसीलिए लोग सूंघेंगे, पता करेंगे, कैसे बता पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास, इसमें जब हम क्षार को डालते हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों में जब हम क्षार को डालते हैं, क्षार में गंध चली जाती है। क्या होता है, इसका क्षार में गंध चली जाती है। और इसी में जब हम लोग अम्ल डालते हैं, अम्ल में गंध बनाए रखता है। तो मतलब इन चीज़ों को जब हम अम्ल में डालेंगे तो गंध बनाए रखता है, और जब हम क्षार में डालते हैं तो गंध क्या होती है, क्षार में गंध चली जाती है। मतलब कि जब आप प्याज को मिलाओगे या वेनिला को मिलाओगे, ठीक है, वेनिला एक ऑयल होता है, वेनिला तेल होता है, मतलब कि एक फूल पत्ती दिख रही है, इसी का ऑयल होता है, ठीक। और ये लौंग का तेल है, दिख रहा है ना आपको। फिर इसका मतलब है हुआ कि जब इसको क्षार में मिलाते हैं, क्षार में गंध चली जाती है, इसकी गंध चली जाती है, स्मेल चली जाती है। और अम्ल में मिलाते हैं तो अम्ल में क्या होता है, एक गंध बनाए रखता है। ये तीन है, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। मतलब कि जब इनको क्षार में डालेंगे तो गंध चली जाती है, अम्ल में गंध बनाए रखता है। इन चीज़ों को जब इसमें अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तो ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मतलब वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मतलब कि प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, अगर इनको क्षार में डालोगे तो गंध चली जाएगी, अगर इन्हीं को अम्ल में मिलाओगे तो गंध बनाए रखता है, हाँ कि एक स्मेल आ रही है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने पिछली कक्षा में यार पढ़ लिया था कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके बारे में मैंने जाना था ना। सभी सक्रियता श्रेणी में जितने भी धातुएं स्थित होती थी उनको मैं यहाँ पे बनाया हूँ, यहाँ भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। यही है ना रिएक्टिविटी सीरीज, यही है सक्रियता श्रेणी सीरीज। हाइड्रोजन यहाँ पे है,
ये आपको दिख रहा है हाइड्रोजन। इससे ऊपर जितने भी धातुएं हैं ये सभी हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं अम्ल से, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और या फिर फेरस मतलब आयरन, पीबी, सिलेट, सीसा इसको बोलते हैं हम। ये सभी धातु हैं, जब इनको अम्ल के साथ आप क्रिया कराओगे ये तुरंत हाइड्रोजन गैस निकाल के फेंक देती हैं। तो याद करो, मैंने पीछे पढ़ा था ना, याद है ना। देखो जब धातु की क्रिया कराएंगे अम्ल के साथ क्या बनेगा, पहले लवण फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। धातु हो गई जेडेन जिसको बोलते हैं जिंक, और अम्ल हमारे पास हो गया H2SO4, इसका नाम आप नीचे लिख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। फिर बनेगा क्या, JnSO4 प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जैसे देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जेडेन पे 2 पॉजिटिव होता है और SO4 पे 2 निगेटिव, तो जेडेन जो है SO4 को लेकर जाएगा तो मतलब जेडेन SO4 बना लेगा, बचेगा H2, बेचारा H2 बेचारा निकल जाएगा क्योंकि H2 का इससे साथ छूट जाएगा। और क्योंकि इस रिएक्टिविटी में सीरीज देखो हाइड्रोजन गैस से ऊपर क्या है, जिंक है, तो जिंक अगर ऊपर है तो ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को निकाल के फेंक देती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया, देखो जो सबसे पहले यहाँ पे एक बर्नर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे बबल, छोटे छोटे बबल, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब यहाँ पे एक वाटर के जैसा, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस, जब इसमें अम्ल में जिंक, ये जो पत्थर है ना ये जिंक ग्रैनुल्स मतलब कि ये जिंक के छोटे छोटे पत्थर टुकड़े हैं, छोटे छोटे एकदम जिंक के छोटे टुकड़े हैं। तो जब इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं। तो बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ अ पॉप साउंड, मतलब कि जैसे ये जब ये मिलाया जाता है तो एक छोटी सी डंडी से डाला जाता है, तो ये देख रहे हो बबल निकल रहा है ना, बबल, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस एक गैस के रूप में निकल रहा है पॉप के साउंड में। जैसे कहते ना कि मतलब कि एक प्रकार से हम लोग बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं ना, इसे सुनना मेरी आवाज, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ही गैस ये निकलती है बबल के रूप में। अगला है नीचे जो ऑर्डर है, सॉप बबल फिल्ड विथ H2, मतलब कि ये जो सॉप है ये H2 गैस से बबल हो रही है, सॉप सॉल्यूशन है, सॉप का एक सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब कि साबुन का एक सॉल्यूशन बन रहा है, बिलियन, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है कि मैं एक छड़ लेता हूँ, एक छोटी सी, यहाँ पे देख रहे हो कांच की लेता हूँ, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाता हूँ, फिर उसमें जिंक जो धातु उसके टुकड़े डालता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं, ये बर्निंग करते हैं, निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और मेरा जो जिंक सल्फेट मतलब कि यहाँ पे बन जाता है, लवण बन जाता है ZnSO4, ठीक है। तो देखो बुलबुला बनता है, गैस निकलती है, मतलब सिंपल से देखो बुलबुला बन रहा है ना, और ये गैस निकलती है, क्लियर पॉइंट। तो जो ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, Ag क्या होता है, सिल्वर, Au सोना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे अब देखो एक और मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिया, जैसे MgSO4, Mg भी एक धातु है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएगा तो भी क्या बनाएगा, MgSO4 को लेकर भागेगा, मतलब MgSO4 और प्लस क्या बचा H2 निकल गई। फिर Zn प्लस HCl भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो Zn क्या होता है, Zn अभी मैंने पढ़ा था 2 पॉजिटिव और Cl कितना होता है, 1 निगेटिव। तो जब इससे क्रिया कराएगा तो बैलेंस करने के लिए बन जाएगा ZnCl2 और प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। और यहाँ पे देखो Cl2 था इसीलिए बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गैस, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन इस तरह मत निकाल देना H अकेला, ये H2 के रूप में निकलता है, गैस H2 के रूप में, ठीक है। दूसरी रिएक्शन थी, अगला है एल्यूमिनियम Al और H2SO4 के साथ क्रिया कराऊंगा तो क्या बनता है, Al2SO4 का, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, ये रिएक्शन हो गई, इसमें क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या लिख लेना, होल थ्राइस, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है पढ़ा था मैंने 3 पॉजिटिव होता है, SO4 2 निगेटिव होता है, बैलेंस करने के लिए 3 से बाहर से मल्टीप्लाई करा, तो बना Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगली रिएक्शन है, जब हम सोडियम एक धातु है, HCl एक अम्ल है, तो जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराया सोडियम, और जहां Na दिखा, अगर Na दिखा और Cl दिखा, जान लो NaCl बनाना है, जिसको बोलते हैं लवण ही बनता है NaCl, नमक का सूत्र।
तो अब यहाँ पे 2H था, बैलेंस करने के लिए 2 अन्य है, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 अन्य हो गए, 2 Cl और हाइड्रोजन 2 है, 2 यहाँ पे बैलेंस ही पूरा हो जाएगी। मतलब जब आप Na और सोडियम प्लस HCl, सोडियम एक धातु है और HCl से जब आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, 2H है, 2 बाहर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 Cl हो गया, NaCl। तो अब यहाँ पे जरा देखो, Na कितना, H2 2, यहाँ 2H, यहाँ 2 Cl बढ़ा ना, यहाँ 1 Cl है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 Na हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो जरा, सोडियम जो था हाइड्रोजन के ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, देख लो यहाँ पीछे जो सोडियम है वह हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, विस्थापित कर देगी ना, इसीलिए हाइड्रोजन गैस निकाल। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अगला है क्षार की धातुओं से क्रिया। क्षार की धातु से क्रिया, देखो जब क्षार जो होता है धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये अब क्रिया है, यहाँ पे समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना एकदम से यार, क्योंकि बार बार एग्जाम में आती है रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना, ठीक है। तो देखो क्षार मेरे पास NaOH है, धातु जिंक है, तो बनाएगा क्या, Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट का सूत्र। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि देखो Na पे हम लोग जानते हैं 1 पॉजिटिव, Zn पे 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 निगेटिव होता है ना, 2 निगेटिव होता है। तो अब यहाँ बाहर से देखो, बगल में Na के बगल 2 मल्टीप्लाई किया है, तो अब यहाँ O के बगल में 2 से मल्टीप्लाई, तो जब ऐड करूंगा मान लो 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो ये 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव, मतलब घटाना नहीं, ऐड ही करना, तो 4 बन जाएगा ना, 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, ठीक। तो बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस का H2। इसको याद करने के लिए Na2ZnO2 को ध्यान रखना, कैसे याद रखना है इसको पता है, देखो ना तू जाना तू, ना तू जाना तू, मतलब ना मतलब एन, तू मतलब टू से मल्टीप्लाई, जाना मतलब कि जेडन जाना, और जाना तू ओ टू मतलब कि ओ टू, टू मतलब ओ टू, ना तू जाना तू, ना तू जाना तू Na2ZnO2, मतलब कि ना तू जाना तू Na2ZnO2। ये ट्रिक है, याद रख लेना इस सूत्र से, ठीक है। ना तू जाना तू, ना तू जाना तू, मतलब Na टू मतलब टू से मल्टीप्लाई, जेडन जाना जेडन, और टू टू मतलब वो टू से मल्टीप्लाई। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है बहन और मेरे भाई, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अवक्रिया। तो अब यहां पे हम कराने वाले हैं कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं वह अम्ल के साथ कैसे क्रिया करेंगे। देखो सबसे पहले जो मेरे पास धातु होगी वह कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ पहले पॉइंट में, फिर जो अम्ल होगा वह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ क्रिया करेगा। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करता है क्या बनाएगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस में जल बन जाएगा, ठीक। फिर जब वही अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस में जल बन जाएगा। देखो सबसे पहले आप क्रिया रिएक्शन है मेरे पास, HCl क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, क्या बोलेंगे इस अम्ल का नाम बताओ जल्दी से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, मतलब धातु कार्बोनेट, Na होता है धातु, CO3 मतलब कार्बोनेट, Na2CO3। तो देखो जब भी Na दिखता है याद है ना, Na दिखेगा और Cl दिखेगा, तुरंत इसको आगे फेंक दो, लवण बनाना है तो NaCl बन गया, और प्लस में याद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा और प्लस का जल बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखा तुरंत जल निकलना। जहां भी तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे तो जान लो वहां पे यार जल निकालना है, जल अपने मन से आंख बंद करके निकाल दो, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे Na2 था, 2 से मल्टीप्लाई Cl, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 Cl, H बढ़ गया 2, यहाँ H2 निकाला, और CO3 यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 1 1 तीनों बराबर हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और रिएक्शन को बैलेंस करके रखना है, ध्यान रखना। अगला है अम्ल है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बात एक ही है। जब इसकी क्रिया होगी तो बनाएगा, जान लो Na है SO4, क्योंकि Na एक पॉजिटिव होता है माइनस होता है, तो पॉजिटिव माइनस को लेकर भागेगा, ये 2 निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो Na2SO4 कैसे बना, क्योंकि Na पे एक पॉजिटिव होता है, Na पे एक पॉजिटिव और SO4 पे 2 निगेटिव, 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा Na2SO4, जो कि आप पिछली कक्षा में सीख लिए हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो बनना Na2SO4, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, प्लस का जल बचेगा, ये आपको पता ही है ना। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना कि आती है धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ, अब क्रिया का रासायनिक समीकरण दो, तो समझ लो अम्ल HCl ले लो, Na2CO3 से क्रिया कराया NaCl, लवण बन रहा है, ये भी सोडियम सल्फेट, ये भी एक लवण है।
ठीक है। और CO2 प्लस 2H2 मतलब कि वही जल निकल गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 H है, यहाँ 2 H A हुआ, 2 H 2 2 4, और यहाँ पे अन्य 2, यहाँ अन्य 2, SO4 बराबर है 2 O 2 O 4 होते हैं, यहाँ 4 O, यहाँ पे 3, देखो जरा यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं, 4 O A, ये 4 O इसका बराबर है, 3 दूनी 6 O, 2 O 2 2 4 O, ठीक है। यहाँ पे जरा देखूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया है क्या, 2NaHCO3 ना, तो क्या होगा जरा, मेरे पास क्या है H2SO4 प्लस का 2NaHCO3, Na2 है, Na2 है, ठीक है, SO4 एक, SO4 एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 2 2 4, यहाँ 2 2 4 बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ कार्बन कितना है 2 है, और 3 दूनी 6 हो, यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लाई करा दो ना, यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लाई, 2 सी हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो और 2 ये बाहर हो है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 2 सी है, यहाँ 2 सी है, तो यहाँ से ये 2 CO2 बन जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट ना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है टॉपिक CO2 के लिए परीक्षण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परीक्षण, टेस्ट फॉर CO2। देखो इसमें क्या होता है, पॉइंट है CO2 चूने के पानी को दुधिया बना देता है। मतलब क्या है जरा समझना, जो हमारे पास CO2 है, अगर मैं चूने के पानी में डालूं तो उसको क्या बना देता है, दुधिया बना देता है, मतलब कि किस में बदल देता है, चेंज कर देता है, मुझे उसको समझना है। मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप, इस गैस को चूने के पानी में डालते हैं तो चूने का पानी जो होता है वह दुधिया हो जाता है। मतलब कैसे बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। देखो जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिलाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनता है, यहाँ पे एक Ca और यहाँ से CO2 है, यहां से एक O निकालेगा तो CaCO3 बन जाएगा, क्या CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप में, कलर पूछता है कैसे बनता है, सफेद अवक्षेप में, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और बगल में क्या निकल जाता है, प्लस का जल H2O। मतलब ये है कि जैसे यहाँ ये Ca है, Ca पे मैं जानता हूं, याद हो तुम्हें, Ca पे 2 पॉजिटिव होता है, CO3 पे 2 नेगेटिव, बैलेंस करके पूरा कर लेगा CaCO3, यहाँ Ca लिया, यहाँ से CO2 है ना, यहाँ से एक O निकाल लो तो CaCO3 बन जाएगा। यहाँ 2H है तो यहाँ भी एक O बचा है, एक O बचा है क्योंकि एक O निकला था ना, समझ गए। यहाँ पे 2 बार O है, 2 बार H, बाहर से मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ से एक O यहाँ आ गया था, एक O बचा था, H2O जल निकाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब यार है कि जब आप चूने के पानी को लेते हो, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हो, तो ये क्या करता है, एक सफेद अवक्षेप बाहर निकालता है, एक सफेद अवक्षेप बाहर निकालता है, ठीक है। फिर वही मान लो कि ये जो चीजें, ये सफेद अवक्षेप प्लस जल निकला बाहर, ये जो बना, अगर इसी में मैं और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूं तब क्या होगा जरा सोचो, मैं इसी में और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूं, जैसे मैंने यही लिया CaCO3 प्लस ये जल है, अब इसी में मैं और कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूं तब क्या होता है। तो मतलब ये पॉइंट है कि CO2 की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर दुधियापन समाप्त हो जाता है। मतलब ये है, थोड़ा लॉजिक समझना यार, कि पहले मैंने चूने के पानी में CO2 डाला तो वह सफेद अवक्षेप बनाना, सफेद अवक्षेप मतलब व्हाइट बनाना, व्हाइट पीपीटी इसको बोलते हैं हम लोग, व्हाइट पीपीटी, इसको एक नाम से और जानेंगे, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, क्या, व्हाइट पीपीटी। अब सुनो, अगर मान लो इसी सफेद अवक्षेप में इसी में और CO2 डाल दूं और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूं तब क्या होगा भैया, तो देखो ये बन जाएगा यहां से एक H लेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कैसा रहेगा, जल में विलेय रहेगा, मतलब इन सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय रहेगा। इसका नाम बनेगा Ca से कैल्शियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैं इसी को बोलूं कैल्शियम बाई कार्बोनेट, H में जुड़ा मतलब बाई कार्बोनेट, ऐसा आप बोल सकते हो। अब जरा सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो CaCO3 है, इसी को हम लोग बोलते हैं चूना, क्या, इसी को बोलेंगे चूना नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग चौक, क्या बोलेंगे, चौक।
या इसी को हम लोग बोलते हैं मार्बल। क्या बोलेंगे? मार्बल। या इसी को बोलेंगे अंडे के छिलके। क्या? अंडे के छिलके। जब भी कहीं आप सुनते चौक या मार्बल या अंडे के छिलके तो जान लो ना वहां पे ये सूत्र यूज करना, क्योंकि व्हाइट रहता है ना, इसीलिए CaCO3। तो वहां पे ये चीजें यूज करनी होगी, आपको ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था अंडे के छिलके के नाम से। मैं क्वेश्चन करा दूंगा आगे चल के, ठीक है? समझ गए कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? CO2 का परीक्षण किया, समझ गए ना लॉजिक? ये अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि देकर अपक्रिया पूछता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर उसी कैल्शियम कार्बोनेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तब क्या बनता है? CHCO3 का वोल्टेज। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहन आगे बढ़ू? ओके। देखो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया, मतलब इसी बोलते हैं अम्ल क्षार अपक्रिया। देखो ये क्या होता है कि अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनने की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह है, मैंने अम्ल पढ़ लिया था, याद है ना, और मैंने क्षार पढ़ लिया था, जब आप उसको एक साथ मिलाओगे तब कुछ न होगा। अब भाई आप सोचे भैया मैंने अम्ल पढ़ लिया, मैंने क्षार पढ़ लिया, मान लो कि मैं अम्ल और क्षार को गलती से यार एक में मिला दिया, तब क्या होने वाला? तब क्या बनेगा? लवण हमारे पास बन जाएगा प्लस का जल, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट, बन के तैयार हो जाएगा। जैसे अम्ल लिया मैंने HCl और क्षार लिया NaOH, तो बनेगा कैसे? Na पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक निगेटिव, प्लस माइनस को लेकर जाएगा तो क्या बनेगा? NaCl, और यहाँ एक H, यहाँ HO है तो H2O, जल निकल जाएगा H2O। तो NaCl लवण बनाना, नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला H2SO4, ये भी मेरे पास अम्ल है और मैंने छाल लिया CaOH का होल ट्वाइस, बनेगा क्या? Ca पे 2 पॉजिटिव होता है, SO4 पे 2 निगेटिव, प्लस जो होता है वो माइनस को लेकर भागेगा, तो CaSO4 बनाया, लवण बन गया, प्लस का यहाँ पे 2 बार H है, 2 बार O, यहाँ 2 H है, तो मतलब कि 4 H निकलेगा, 2H2O, क्योंकि 2 H यहाँ है, बाहर से मल्टीप्लाई यहाँ प्लाई है तो यहाँ भी 2 H है, 2 दूनी 4 H, 2H2O, क्योंकि बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई में 2O, तो बन गया CaSO4 प्लस का जल। ये मेरे पास, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, लिख लेना नाम, ठीक है? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और एक बात आपको याद होगी, अगर क्लोरीन अकेला रहता है, जिसको क्लोरीन पढ़ते हैं, क्लोरीन अकेला रहता है तो इसको हम लोग क्लोरीन पढ़ते हैं। अगर वहीं पे जुड़ गया NaCl, मतलब सोडियम के साथ Cl जुड़ गया, इसको पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि Cl किसी के साथ जुड़ता है क्लोराइड पढ़ते हैं। क्लियर? उदासीनीकरण अपक्रिया बता सकते हो ना कि उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है? इस अपक्रिया में जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है परस्पर में, तो वहां पे लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया था, मैं भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? देखो अब अगला कॉन्सेप्ट है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया। अब देखो जरा, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ये भी आपस में क्रिया करेंगे तब भी क्या बनेगा? लवण और जल ही बनेगा, ठीक है? देखो कैसे, धातु ऑक्साइड का मतलब कैसे है? धातु मान लो मैंने Cu, एक कॉपर धातु ले लिया, ऑक्साइड मतलब O जोड़ दिया, धातु ऑक्साइड बन गया। और लवण मान लो क्या है? अम्ल। मान लो अम्ल मैंने ले लिया HCl, ठीक है? तो बनेगा क्या? Cl लेकर जाए, क्योंकि Cu 2 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव, तो बनेगा CuCl बनाया। बैलेंस करने के लिए ये 2 पॉजिटिव होता है ना, 1 निगेटिव होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, बैलेंस होगा, CuCl2 प्लस का जल बन जाएगा। इसी CuCl2 को हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, या इसी को आप बोलोगे कॉपर क्लोराइड। ये जो प्राप्त होता है एक ऐसा बनता है, किस कलर का? नीले व हरे रंग का। और जो CuO है, क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एक ऐसा रहता है काला ठोस, मतलब ब्लैक सॉलिड रहता है। इसकी अम्ल से क्रिया हुई, CuCl2 बना। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अपक्रिया। क्या? अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ। देखो अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार से क्रिया कराना है मुझे। देखो अधातु, कार्बन एक अधातु है, O2 लिया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन आया तो ऑक्साइड हुआ, और क्षार CaOH का होल ट्वाइस, जब इससे क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? अभी मैंने पढ़ा था ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और प्लस का जल निकल जाएगा। मैंने क्या बताया? अधातु, अधातु मतलब एक कार्बन ले लो, ऑक्साइड O, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, CO2, तो बन गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा है? अधातु ऑक्साइड है। जब ये क्षार से क्रिया करेगा CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा CaCO3 प्लस का H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट है मेरे पास अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। इससे क्या पता करने वाले हैं हम लोग कि यार कि जो अम्ल होते हैं वह
उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी वीकनेस क्या होता है, मतलब कि कौन से अम्ल जो स्ट्रेंथ हैं होते हैं, जो कौन से अम्ल जो वीक होते हैं, मतलब कौन से प्रबल अम्ल होंगे, कौन से दुर्बल अम्ल, कौन से प्रबल क्षार, कौन से दुर्बल क्षार, ये जान लेना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे बनाया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन विकल्प में पूछता है, मैं सॉल्व भी कराऊंगा, लर्न कर लेना। पहले समझते हैं, देखो सबसे पहले समझते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है, देखो अगर प्रबल अम्ल जानना है, इसका मतलब ये होता है, प्रबल अम्ल क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी अधिक सांद्रता प्रदान करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे प्रबल अम्ल हैं, जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, वह हाइड्रोजन आयन की ज्यादा से ज्यादा सांद्रता को प्रदान करते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन को, मतलब H पॉजिटिव आयन, इसकी ज्यादा से ज्यादा सांद्रता को जो प्रदान करता है वही है प्रबल अम्ल, जिसमें से H2SO4, HCl, HNO3, ये तीनों लर्न कर लेना, ठीक है। H2SO4, HCl, HNO3 क्या है, हमारे प्रबल अम्ल है सभी। अगला है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, अब दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास दुर्बल अम्ल होगा यह H पॉजिटिव आयन की कम सांद्रता को प्रदान करेगा। मतलब किसी चीज को क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वह कम उसको प्रदान कर पाएगा, बस। जिसमें से है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। H2CO3, ये भी दुर्बल अम्ल है। टार्टरिक अम्ल, ये भी मेरे पास दुर्बल अम्ल है। अगला आया प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब है कि जब किसी, इसमें क्या होगा कि क्षार का मतलब OH आता है, इसमें क्या होगा कि किसी चीज को जो OH आयन की सांद्रता होगी वह अधिक प्रभावित करेगा, मतलब कि अधिक से ज्यादा OH आयन की सांद्रता को प्रदान करना, और प्रबल क्षार कहलाता है। दुर्बल क्षार में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा OH, मतलब कि इसमें दुर्बल क्षार में OH आयन की सांद्रता को कम प्रदान करना और इसमें ज्यादा प्रदान करना, वही है। अगर OH आयन की सांद्रता ज्यादा प्रदान हो रही है तो प्रबल क्षार कहलाएगा, अगर OH आयन की सांद्रता कम प्रदान हो रही है दुर्बल क्षार कहलाएगा। प्रबल क्षार हमारे पास है KOH, NaOH और CaOH का होल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार प्रबल दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH, CuOH का होल्ड ट्वाइस, ZnOH का होल्ड ट्वाइस, ठीक है। ये मेरे पास दुर्बल क्षार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। दुर्बल क्षार NH4OH और NaOH, ये प्रबल क्षार है, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूं। अब आता है मेरे पास pH। अब भैया pH क्या होता है जरा समझो। देखो सबसे पहले मेरे पास है जो pH है, P का मतलब समझ लेता हूं। P का मतलब होता है पावर। P का मतलब क्या होता है, पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, और पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, मतलब कि हाइड्रोजन आयन को शक्ति प्रदान करना, वही है पीएच। मतलब है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापता है। जो पीएच होता है वह हमारे पास कोई भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगा, जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन की, उसको मेजर करेगा, उसको मापेगा, वही है पीएच, वही है पीएच। और सबसे पहले यहाँ पे जो एक पीएच मैंने स्केल बनाई है, पीएच पैमाना बनाया है, पीएच स्केल। देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसका सबसे पहले सन 1909 में एक डेनिश के रसायनज्ञ थे, SPL सोरेनसन। कौन थे, एक SPL सोरेनसन थे, SPL सोरेनसन थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, डेनिश के थे। इन्होंने बताया था कि एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक पीएच का प्रयोग किया था, इसी संकेत में, जिसमें P छोटा होता है और H बड़ा। H जो P होता है यहाँ पे, ये P स्मॉल में रखते हैं और H कैपिटल में लेते हैं, मतलब कि P स्मॉल में और H कैपिटल में लेते हैं। इन्होंने ले लिया तो P अक्षर जो डेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेंज से लिया गया था, पोटेंज से P जो अक्षर है डेनिश का शब्द होता है पोटेंज से लिया गया था, जिसका मतलब इन्होंने बताया था पावर मतलब शक्ति। और तथा H जो अक्षर है हाइड्रोजन है, आयन है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति। समझ गए कि नहीं। तो इसको किसने दिया था, SPL सोरेनसन ने सन 1909 में बताया था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। तो अब देखो जरा समझता हूं मैं, अगर मेरे पास पीएच स्केल है, यहाँ पे देख रहे हो एसिड्स। एसिड्स का मतलब क्या होगा, विलयन कैसा है, अम्लीय। कैसा होगा, विलयन अम्लीय, ठीक है। और इसका मतलब है 7 से जितने भी, ए 7 से क्या होता है, 7 से कम, और ये 7 से क्या होगा, अधिक। फिर अगर मतलब 7 पे टिक जाए तब क्या होगा, देखो जरा, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है
तो विलयन कैसा कहलाएगा? अम्लीय। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन कैसा कहलाएगा? उदासीन। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब 7 से ज्यादा, 9, 8, 10, 11, 12, 13, तो विलयन कैसा कहलाएगा? क्षारीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व करेंगे, थिंक ध्यान रखना। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम बोला तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा, अगर वही पीएच मान 7 के से बड़ा आ गया तो क्षारीय होगा। अब देखो, अगर जो 7 पे है तो ये 7 के बराबर उदासीन, तो इसका मतलब इस केस में ये होता है प्योर वाटर का। किसका? प्योर वाटर का पीएच मान, मतलब कि शुद्ध जल। क्या? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं बनेगा, ध्यान रखना। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान है वह 7 होता है। अब 7 से जैसे आप कम पे जाते हो, 6, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा? विलयन अम्लीय होता चला जाएगा। और उसी प्रकार 7 से आगे जाओगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे 14 तक, तो जो पीएच स्केल होती है इस पे जो नंबर दिखाए गए होते हैं वो 0 से 14 तक दिखाए गए होते हैं। अगर 7 से पीछे जाओगे, 6, 5, अम्लीय कहलाएगा विलयन, आगे जाओगे 8, 9, 10, 14 तक, तो ये विलयन क्षारीय कहलाएगा। क्षारीय मतलब एल्कलाइज, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय। कैसा कहलाएगा? विलयन क्षारीय। ठीक है, क्योंकि जैसे उसका क्षारीय माध्यम बढ़ता जाएगा उसको क्षारीय कहलाएगा। अब एक पॉइंट बताता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान रखना यार, कि देखो, अगर मान लो किसी चीज की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, मतलब कि किसी भी चीज की, कोई भी चीज ले लेते हैं, अगर उसकी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह ज्यादा रहेगी तो उसका पीएच मान जो होगा कम होगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा रहेगी उतना ही उसका पीएच मान कम रहेगा, उतना ही पीएच मान कम रहेगा। अगर मान लो कि पीएच मान कम है, पीएच मान कम है उस चीज को, तो विलयन ज्यादा अम्लीय होगा, विलयन ज्यादा अम्लीय होगा। भाई जब पीएच मान कम है तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा और पीएच कम है, तो विलयन कैसा होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। कैसा होगा? ज्यादा अम्लीय। इसका मतलब समझो, अगर किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है और उसका पीएच मान कम होगा तो विलयन कैसा होगा? बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब कि ज्यादा वह अम्लीय होगा। मतलब कोई पूछा जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो पीएच संभवतः क्या होगा? पीएच कम होगा, और विलयन कैसा रहेगा? वो अम्लीय रहेगा, ज्यादा अम्लीय रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ू ना बहन? आगे बढ़ो ना। ओके भाई, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, चला देखना। अभी मैंने जो पढ़ा था याद करना, अभी बताएंगे भैया कि हाँ यार भैया जो आपने पढ़ाया वही क्वेश्चन आया, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान बताना होता है। क्या अभी मैंने पढ़ा था, याद है? देख लो, पीछे करूं, दिखाऊं? ये देखो, शुद्ध जल का पीएच मान 7 आया ना क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो कितनी बार आया, 2000 यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, देख लो कितनी बार आया। अब कि मैं भी कह रहा हूँ 2026 में भी आ जाएगा। आ जाना भाई, 2026 में क्वेश्चन आ जाना। हाँ, आ जाएगा, ठीक है, मिलेगा 2026 में भी। लगातार इतनी बार पूछा है, सोच लो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बिलियन का पीएच मान 3 या 5 है, या बिलियन कैसा होगा? बताओ, 3 या 5, मतलब कि पीएच जो है 7 से कम है कि नहीं? क्या है? पीएच जो है 7 से कम है, पीएच जो है 7 से कम, ये बताता है कम, क्योंकि इधर माउथ ओपन है, इधर माउथ ओपन है, इस 7 बड़ा होगा और ये पीएच छोटा होगा, मतलब पीएच कम। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 3 या 5, 3 या 5 का मतलब 7 से कम है, तो विलयन कैसा कहलाएगा? अम्लीय। विलयन कैसा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत आया ना। तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रबल बेस है, प्रबल बेस मतलब वही प्रबल क्षार। क्या है बताओ आप? बताओ, बता सकते हो? प्रबल क्षार, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, दिखाऊं पीछे जाके? प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, देख ले। NaOH है, NH4OH है, AlOH का होल थ्राइस, CuOH का होल थ्राइस, है ना? कौन सा ऑप्शन? पीछे करके देख लेना, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार वाले में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, NaOH। अभी पढ़ा था ना क्वेश्चन, देख लो, एग्जाम में आया था यूपी बोर्ड के 2025, आया था ना क्वेश्चन। NaOH प्रबल बेस है, मतलब प्रबल क्षार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको आप सभी मेरी बहन मेरे भाई कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। 2024 के एग्जाम में पूछा गया था कि जब बताओ अम्ल और क्षारक या अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं क्या बनता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। ऑप्शन में बताना अगर ध्यान होगा, पढ़े हो ना, अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, याद करो, क्या बनाते हैं, याद करो, ऑप्शन देना, कमेंट बताना। ठीक, तो यार अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक का मतलब क्या है? देखो, अभी मैंने इंडिकेटर पढ़ा था ना, सूचक। अब एक आता है सार्वभौमिक सूचक। वह पदार्थ जो किसी रसायन की प्रकृति, मतलब अम्ल या क्षार का पता लगाता है और उसकी प्रबलता की भी माप करता है, उसे सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। मतलब उसका नेचर बताएगा कि उसकी प्रकृति कैसा है, अम्ल है या क्षार है, और उसकी प्रबलता मतलब स्ट्रेंथ बताएगा कि ये कैसा प्रबल है, किस रूप से प्रबल है। ये हमारे पास सार्वभौमिक सूचक बताएगा, जो एग्जाम्पल में रहता है पीएच पेपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीएच पेपर लिया है, इसका मतलब समझ लेना। देखो, जिस साइड ये ज्यादा ब्लू हो रहा है, मतलब कि जिस साइड ये ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, दिख रहा है आपको, ए साइड, ए वाला एरिया, ए वाला पार्ट देखो ब्लू हो रहा है, तो इस साइड इसका मतलब इधर ज्यादा बेस होगा, मतलब इस साइड ज्यादा क्षार होगा। और इस साइड का एरिया एकदम, यहाँ पे रेड नहीं, इस साइड का एरिया क्या रहता है, एकदम रेड रहता है। क्या रहता है? रेड रहता है। इस साइड का एरिया, ये पूरा एरिया क्या रहता है, रेड रहता है यहाँ पे। तो जब जितना जो रेड होता है, जितना जो लाल होता है, वह उस साइड वो ज्यादा एसिड होता है, मतलब कि अम्लीय होता है, वह विलेन उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। और बीच में रहता है हमारे पास, हम लोग बीच में देखते हैं कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। कैसा दिखता है? ग्रीन। तो जब ग्रीन दिखता है तो इसका मतलब वहां पे उस कंडीशन में जान लो शुद्ध जल है, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। तो ये ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पीएच पेपर है मेरे पास, अगर वो ज्यादा रेड हो रहा है, जिस साइड ज्यादा रेड है तो इसका मतलब उधर अम्लीय है, और जिस साइड ज्यादा ब्लू है तो इसका मतलब जिस साइड ज्यादा ब्लू होगा, नीला होगा, उधर वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और यहाँ पे ग्रीन रहता है जिसका मतलब शुद्ध जल, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन है, एकदम न्यूट्रल है, बस। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे नाम दिए गए जिसका पीएच मान याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुकल में बनता है। जो जठर रस होता है उसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, जठर रस का। ठीक है, फिर इसके बाद बचता क्या है? नींबू का रस। नींबू का रस लगभग पीएच मान जो 2.2 होता है। और जो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और रक्त, यहीं पे रक्त मतलब कि ब्लड, आपसे पूछा जाए कि रक्त मतलब कि खून का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान तो बताएंगे 7.4। कितना? 7.4। उसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान 10 होता है। कितना? 10। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बिलियन, इसका लगभग पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, मतलब क्योंकि लास्ट में जो नंबर होता है 14 होता है पीएच पेपर पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 होता है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए जाते हैं। जो रंग दिखाए जाते हैं एक सिंपल से दिखाए जाते हैं, हाँ पीएच पेपर पे ऐसे रंग होते हैं, ये सिंपल से दिखाया जाए। सिर्फ आपको यहाँ पे पीएच वैल्यू याद रखना है। जठर रस का 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल का 7 और रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब 10, इसका पीएच मान कितना होता है? 10। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन माई डेली लाइफ में? क्या होता है कि मतलब कि मेरे डेली लाइफ में पीएच की का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मतलब कि हमारे जो बॉडी का जो रेंज है, हमारी जो बॉडी है, ये 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र में, इसका मतलब हमारे पाचन तंत्र में लगभग 1.2 पीएच मान, इसका मतलब यहाँ पर 4 लिखा होता है, यहाँ पे लिख लेना 1.2। कितना होता है? पीएच मान 1.2, मतलब कि लगभग जो होता है 1.2 पीएच मान का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने में कार्य करता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं यार, जब पच जाता है, मतलब बहुत सारी चीज खाते हैं नहीं पचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ढेर सारे समोसे खा लिए, नहीं पचाए, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पाचन तंत्र में, अगर मैंने कई सारी चीजें खाई है, तो अगर वो अंदर मेरे पेट में गया तो वो पचाने का काम क्या करता है? HCl, जो हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, यही भोजन को पचाने के लिए काम किया जाता है। यहाँ से बहुत विकल्प प्रश्न बन सकता है कि भोजन को पचाने के लिए कौन सा ऐसा अम्ल है जो काम में आता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अब देखो, बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ें खा लेते हैं, समोसे चाउमीन फुल्की खा लेते हैं, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो अगर उन एसिडिटी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए भाई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ताकि हम हमारे पेट की एसिडिटी चली जाए। फिर हम लोग देखते हैं यार, नमक लेंगे, पानी का घोल बना के पी लेंगे ताकि एसिडिटी दूर हो जाए। तो आप नमक पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ रही है तो नमक पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगला है दंत क्षय रोकने में। दंत क्षय रोकने मतलब क्या है, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। इसे रोकने के लिए मुख साफ करना होता है तथा मंजन जिसका पीएच मान लगभग 8 हो का प्रयोग करके दंत क्षय रोका जा सकता है। इसका मतलब लोग देखते हैं ना, दांतों में प्रॉब्लम आती है, दांत दर्द करता है, दांतों से ब्लड निकलता है, या दांत में कई सारी चीज़ें आती है, दांत देखते हैं खराब होने लग जाता है, दंत क्षय होने लग जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे आप मंजन का अच्छे से प्रयोग करो, अपने दांतों को अच्छे से साफ करो, साफ सफाई करो, ताकि आपके दांत खराब ना हो। ठीक है। तो इसका मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें, उसे अच्छे से ब्रश करें और साफ करें। ठीक है, दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दंत क्षय रोकने में। अगला, अब देखो अगला है मधुमक्खी का डंक। ये मधुमक्खी का डंक फार्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसे मेथोनाइक अम्ल भी छोड़ती है। मधुमक्खी जैसे ये मधुमक्खी नहीं होती, बर्रो है, सारी चीजें अगर काट लेते हैं, डंक मार देती हैं, देखो ना, जब कभी कभी किसी को काट लेते हैं तो ये इनसे क्या होता है, फार्मिक अम्ल निकलता है और एक मेथोनोइक अम्ल, दोनों अम्ल छोड़ते हैं, मतलब कि मेथोनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, मधुमक्खी के डंक से। अगला है नेटल के डंक वाले बाल। इसका मतलब एक पौधा आता है जिसको बोलते हैं नेटल का डंक। जब उस पौधे को टच करो तो उससे क्या होता है, जब जिसे टच करते हैं तो वह छूने पर दर्दनाक होता है, मतलब टच करते हैं तो एकदम चुभता है जैसे। तो ये भी कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनाइक अम्ल। कौन सा, मेथेनाइक अम्ल छूने पर दर्दनाक होता है। अब यहाँ से कुछ मैंने लाइन लिखी, इसको ध्यान रखना। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, अभी मैंने देखा था। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। कैसा वर्षा कहलाता है, अम्लीय वर्षा। मतलब कि जो वर्षा का जल है, अगर वर्षा के जल का जो पीएच मान है वह अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ सकता है 5.6। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जिसमें अगर आप देखते हैं, आप खाते हैं पीते हैं, आप देखते हैं तो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहला, जैसे सिरका हुआ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल। फिर संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल, संतरा हो गया, या नींबू हो गया, संतरा हो गया या नींबू हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं थोड़ा सा। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। टमाटर, टमाटर में कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। याद रखना ना, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है खट्टा दूध, जिसको बोलते हैं दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू में भी वही देखो, सिट्रिक अम्ल पाया गया। चींटी का डंक, अभी मैंने देखा था, मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। नेटल का डंक, मेथेनाइक अम्ल। ये याद रखना, क्योंकि इससे पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस बनते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के लिए याद रख लेना, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इससे बहुविकल्पी आता है। आगे बढ़ता हूं, अब समझते हैं साधारण नमक के बारे में। देखो साधारण नमक जो हमारे पास NaCl होता है, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, एक होता है, और एक होता है काला नमक भी। यह चट्टानी तल में जमाव के रूप में पाया जाता है। कहते हैं ना कि घरों में काला नमक लेकर आना, काला नमक ज़्यादा अच्छा होता है साधारण नमक की अपेक्षा। तो जो काला नमक होता है चट्टानी तल में जमाव के रूप में पाया जाता है। काला नमक बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का रहता है, उसको फोड़ते हैं फिर चूर कर लेते हैं, तो यह चट्टानी तल में जमाव के रूप में पाया जाता है। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे देखना, NaOH, NaOH को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। अगर आपसे पूछा जाए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या बताओगे, NaOH, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है NaHCO3, जिसको बोलेंगे बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा। अगला Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको बोलते हैं धोने का सोडा। फिर अगला है CaOCl2 विरंजक चूर्ण। अभी इन सब का मैं बनाने की विधि सीखूंगा। ठीक है, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण हुआ, ये ध्यान में रखना। अब
तो अब नेक्स्ट आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा को बनाते हैं, कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब सबसे पहले इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का एक विलयन लिया जाता है, जिसमें दो छड़ें डाली जाती हैं। इस एक पे एनोड रहता है, एक पे कैथोड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वहां पे एनोड और कैथोड रहता है तो वहां पे क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस होती है, जो ये क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोरीन, ये जो क्लोरीन गैस होती है वह एनोड से मुक्त होती है, मतलब कि एनोड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एनोड से निकलती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, यहाँ पे जो क्षार हमारे पास बनाना बनाना है, बचता है एक हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ से निकलता है, एक कैथोड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कैथोड से। मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड के जब जली विलयन लेता हूँ NaCl, मतलब कि एक नमक का घोल ले लेता हूँ, नमक लिया उसमें घोल दिया, मिला दिया, उसमें दो छड़ डाल देता हूँ, दो, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड से क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है, और कैथोड से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लिया, जैसे NaCl क्रिया जल से अब क्रिया कराता हूँ तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को मैं बोलूंगा क्या, अभी मैंने पढ़ा था ना कास्टिक सोडा, क्या बोलता हूँ, कास्टिक सोडा ना। फिर क्लोरीन गैस निकलती है प्लस H2। देखो Na एक पॉजिटिव होता है, यहाँ से एक OH लेगा तो NaOH बना, एक पॉजिटिव OH एक निगेटिव NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना नाम। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो मेरे पास अगला है Cl2 गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इसी को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। आगे बढ़ता हूं तो भाई नेक्स्ट, यार अब कुछ केमिकल्स हैं यहाँ पे, इनकी हमें बनाने की विधि, इनके हमें प्रयोग अच्छे से पढ़ना है, ताकि सीधा सीधा यहाँ से क्या होते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है। और इसमें कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बट यहीं से नंबर मिलते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो कुछ केमिकल्स हैं मेरे पास जिनकी बनाने की विधि, उनके यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको अच्छे से इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, एग्जाम में इनका वेटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको एकदम से याद कर लेना, लर्न कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, पहला है मेरे पास विरंजक चूर्ण, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, देखो जरा, प्रयोगशाला में शुष्क भुजा हुआ चूना पर, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। मतलब समझना, मतलब देखो शुष्क भुजा हुआ चूना, तो आपको याद है भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं पूछ लूं यार बताओ बिना भुजा हुआ चूना का, तो बिना भुजा हुआ चूना का आप कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना कि बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। मैं वेट करूंगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा, रिप्लाई दूंगा जरूर। ठीक है, आप कमेंट करना बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, तो आप जान गए भुजा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और बिना भुजा हुआ चूना का आपको बताना है। तो सबसे पहले देखूंगा मैं इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा। क्या करता हूं कि भुजा हुआ चूना को जब इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता हूं तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है मेरे पास। क्या, विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। याद रखे रहना, इसका सूत्र होता है CaOCl2। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए, इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम में क्या लिखोगे आप लोग, इसका लिखोगे कैल्शियम, लिखना, लिख लेना। ठीक है, बगल में साइड में क्या, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो, इसको क्या बोलें, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो, या ऐसा बोल सकते हैं, रुको एक मिनट। हाँ देखो, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका ये रासायनिक नाम आप लिखेंगे, बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बस इतना भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इतना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ये रासायनिक नाम हुआ, क्योंकि रासायनिक नाम पूछता है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे देखा है कि CaOCl2 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, Ca ब्रैकेट में OCl और बगल में एक Cl लिख दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे यार भैया आपने ऐसा पढ़ा था, एक ऐसा ऐसा हो गया, तो Ca ब्रैकेट में लिख लो, Cl है Cl। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CaOCl, फिर ब्रेकर बंद करो Cl। ऐसे भी आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आप पढ़े रहें, ताकि आप बाद में बोले ना हाँ यार भैया आपने ऐसा कैसे लिखा। ठीक है, अब देखो बनाने की विधि समझ गए, याद रख लेना। इसकी जो रिएक्शन हुई रासायनिक समीकरण याद रखना। उपयोग क्या होगा कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑक्सी कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है, ये भी ध्यान रखना, बहुविकल्प में पूछा जाता है, CHCl3। क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3 बनाने में। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सी कारक के रूप में, क्लोरोफार्म बनाने में और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब आता है अगला पॉइंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को एक और नाम से जानेंगे हम लोग, खाने का सोडा। क्या? खाने का सोडा। इसकी बनाने की विधि क्या है? इसमें क्या होता है बनाने की विधि में, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का ठंडा जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 प्राप्त होता है। क्योंकि बेकिंग सोडा इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट। आप बता देना कि सोडियम बाई कार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम है, क्योंकि इसका केमिकल नेम पूछा जाता है उस तरह कि हाँ बताओ सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट बताओगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी बनाने की विधि क्या है? अभी मैंने बोला NaCl लिया, ठंडा जलीय विलयन मतलब H2O जल, और अमोनिया यहाँ पे NH3, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जब लेते हैं तो बनता है क्या? NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3 और प्लस में बनता है NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो पहले Na लिया, फिर यहाँ से एक H लेगा अमोनिया से, फिर यहाँ CO2 है एक और ले लिया CO3 बना लिया। देखो Na लिया, ठीक है, Na ले लूंगा और यहाँ से एक H ले लिया यहाँ से, ठीक, फिर यहाँ पे CO2 है यहाँ से एक ओ ले लो तो क्या बनाएगा CO3 NaCO3 प्लस में NH4Cl। ते रासायनिक समीकरण ध्यान रखना, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि बनाने की जब पूछे जाएगा तो बोलेगा बेकिंग सोडा को बनाने की विधि लिखो या टिप्पणी लिखो, उसका रासायनिक बनाने की विधि भी लिखेंगे और आप क्रिया भी लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। और उपयोग भी पूछा जाएगा कि कोई दो उपयोग लिखो। इसका उपयोग क्या होता है? स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए। देखो घर में यार मम्मी मम्मी आती भैया, मम्मी से बोलना है आज मम्मी मम्मी पकौड़े बनाना है आज पकौड़े, तो मम्मी क्या कहती है? स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए तैयार हो जाती है, बनाती है, फिर जब हम लोग खाते हैं एकदम स्वादिष्ट तरीके से, वाह कितना मजा आ गया ना। खाते हो ना स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े, जो पकौड़े बनाते हैं। फिर उसके बाद पेट की अम्लता को दूर करने की औषधि के रूप में भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अभी मैंने देखा था कि जब भाई पेट में एसिडिटी बन जाती है तो उसका यूज करते हैं हम लोग क्या? तो भाई आपने देखा है कि जब पेट में एसिडिटी बन जाती है तो पेट की अम्लता दूर करने की औषधि के रूप में भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला है आग बुझाने के यंत्रों में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है, ध्यान रख लेना। अब आता है अगला, धोने का सोडा। क्या? धोने का सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग धावन सोडा। देखो इसकी बनाने की विधि क्या है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर तथा पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। ये आपके लिए दो पदों में पूरा हो गया। जिससे देखो 2NaHCO3 जब इसको आप गर्म करोगे उसमें हीट दोगे तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल H2O प्लस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। फिर उसी प्रकार जब Na2CO3 को जब मैं जल में प्रोवाइड करता हूँ फिर इसका जल से अपक्रिया कराता हूँ तो बन जाता है NaHCO3 धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट पे मतलब Na2CO3 पे जब जल से अपक्रिया कराते हैं 10H2O से तो बन जाता है NaHCO3 इंटू 10H2O। ये पूरा सूत्र हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये मेरा बन जाता है धावन सोडा। क्या? धावन सोडा बन के तैयार हो जाता है। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो Na2CO3 में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट में प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि किसी चीज को गर्म करते हो आप तो जानते हो वो टूटता है, अलग होता है, वियोजित होता है ना। आप याद है ना वियोजन अपक्रिया। अब इसका उपयोग क्या होता है? कांच और साबुन बनाने में पहला उपयोग धोने का सोडा, फिर उसके बाद कागज तथा कपड़ा उद्योग में, फिर घरों की साफ सफाई में धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। ये उपयोग याद रखना, ठीक है। अब आता है क्रिस्टलन का जल। इसका मतलब क्या होता है? इसकी डिफिनेशन ये है, याद रखना, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देखो होता क्या है कि जब मैंने अभी कई सारे सूत्र देखा हूं कि बगल में यार डॉट में करके
डॉट में करके H2O जल लिखा होता है, कहीं पे 2H2O, कहीं पे 5H2O, कहीं पे 7H2O, कहीं पे 10H2O, तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। मतलब कि जब किसी सूत्र में डॉट में H2O जल लिखा रहता है उसी को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। मतलब कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम सूत्र है मेरे पास CuSO4 इंटू 5H2, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जिसका एक और नाम से जाना जाता है नीला थोथा। मतलब नीला थोथा का सूत्र क्या होता है बता देना, CuSO4 इंटू 5H2O। अगला है Na2CO3 इंटू 10H2, देखो 10H2 इंटू में लिखा है कि नहीं, इसको बोलते हैं धावन सोडा, अभी मैंने पढ़ा। फिर CuSO4 इंटू 2H2O, एक किसका, जिप्सम का सूत्र, क्या देखो यहाँ पे इंटू में लिखा है कि नहीं, CuSO4 इंटू 2H2O, तो जिप्सम का सूत्र पूछा जाएगा, क्या बताओगे, CuSO4 इंटू 2H2O। अगला है FeSO4 इंटू 7H2O, ये भी इंटू में लिखा है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल, Fe से फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और इसको बोलते हैं हरा कसीस। मतलब FeSO4 इंटू 7H2O को हरा कसीस के भी नाम से जाना जाता है। कि बोल दिया कि भाई बताओ हरा कसीस का सूत्र क्या होता है, क्या बताओगे, FeSO4 इंटू 7H2O। क्लियर, आगे। अब अगला है मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी, एक और नाम से जानते हैं क्या, पीओपी। देखो बनाने की विधि क्या है, आप जिप्सम को लाएंगे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस या आप 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को भैया आप 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दो, तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। देखो जिप्सम का सूत्र क्या था मेरे पास, जिप्सम है CuSO4 इंटू 2H2O, जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CuSO4 इंटू 1/H2O, इसको बोलते हैं हम लोग पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ध्यान रखना, CuSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, अगर आपसे इसका कोई रासायनिक नाम पूछेगा तब आप लोग क्या बताओगे, बताओ, इसका रासायनिक नाम पूछता है तो क्या बताओगे। देखो सबसे पहले इसका हम लोग रासायनिक नाम बताएंगे, CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, CuSO4 सी से कैल्शियम सल्फेट, क्या बताओगे, लिख दे रहा हूं रासायनिक नाम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, और 1/2 क्या बोलेंगे, अर्ध हाइड्रेट, क्या, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसी को बोल देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या, हेमी हाइड्रेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलो या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और प्लस का 3/2H2O जल निकल जाता है। मतलब जब पीओपी प्लस फिर जल को मिलाओगे, यही पीओपी प्लस जल को मिलाओगे तो वही जिप्सम बन जाएगा, इसी को जब पलट दोगे तो जिप्सम भी बन जाएगा। उपयोग क्या है, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, पहला उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, दूसरा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं, तीसरा मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना करने में पीओपी का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना करने में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एक बार मेरे साथ बोलना, CuSO4 इंटू 1/H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम हुआ। और जिप्सम का सूत्र CuSO4 इंटू 2H2O, जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CuSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O जल निकल जाता है। क्लियर पॉइंट, जब इसी रिएक्शन को आप पलट दोगे तो बन जाता है जिप्सम, मतलब पीओपी, मतलब एक प्लास्टर ऑफ पेरिस 3/2H2O रखोगे ये बन जाएगा CuSO4 इंटू 2H2O। क्लियर पॉइंट। तो फाइनली यार मेरी बहन मेरे भाई, अभी तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के पढ़ लिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ यार कि क्या वाकई में भैया ने जो पढ़ाया है क्या एग्जाम में आया है। चलो चेक करता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का जवाब देना भाई, और मैं बताऊंगा आपको, और जिस क्वेश्चन का मैं बोलूंगा अगर आपको कमेंट में आंसर बताना है तो जरूर यार उसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बोला प्रबल बेस है, MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। प्रबल बेस है, इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन प्रबल बेस है, NaOH, NH4OH, COH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा NaOH, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था प्रबल बेस। आप चले जाओ जहाँ पे प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ा था, तो वही प्रबल बेस था। प्रबल बेस का मतलब यही क्या होता है, क्षार, तो प्रबल क्षार है NaOH, देख लो भैया 2025 के एग्जाम में आया था। अगला, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, तो बताओ जरा। देखो सबसे पहले हम लोग धावन सोडा का सूत्र जानते हैं, याद है आपको धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यही होता है ना धावन सोडा का सूत्र, होता है कि नहीं, याद है ना आपको, आपने पीछे पढ़ा था। तो इसका मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O, इसने बोला है धावन सोडा के
एक अणु में जल के अणुओं की संख्या, जल है क्या H2O, इसमें इसके बगल में कितने से मल्टीप्लाई है 10 से ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 10, क्योंकि जल में अणु की संख्या कितनी है 10। तो इस देखो 2024 के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन, एक बिलियन का पीएच मान 3 या 5 है, यह बिलियन कैसा है? तो बिलियन कैसा है? अम्लीय होगा। क्यों? कि मैंने देखा था कि अगर किसी बिलियन का पीएच मान 3 या 5 मतलब 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होता था? अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा होता था क्षारीय, अगर 7 पे है तो उदासीन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध जल का पीएच मान है, तो मैंने पढ़ा था, याद है ना आपको, उदासीन वाले पे। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देख लो कितनी बार आया, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, तब की भी लिख के ले लो भैया, 2026 में भी आएगा। हाँ, लगातार इतनी बार आया है। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है? तो बताओ जरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? NaHSO4। NaCl एक लवण होता है, Na2SO4 एक भी लवण होता है, KCN एक लवण नहीं है। तो ये बोला ए अम्लीय लवण पूछा है ना, अम्लीय लवण, तो क्या है? NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट। ए ओनली सिर्फ लवण है, Na2SO4 ये भी केवल लवण है, ये बोला अम्लीय लवण, तो NaHSO4 हो जाएगा। अगला एक देखो, एग्जाम में 2020, 22, 24 के एग्जाम में अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी है? हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, इसको आपको बताना है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। कि जो हाइड्रोजन आयन का मतलब है H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन कैसा देता है? अम्लीय। क्योंकि जब कोई विलयन अपने आयन से H पॉजिटिव, अपने जलीय विलयन से H पॉजिटिव आयन दे तो वह विलयन कैसा होता है? अम्लीय। और OH निगेटिव आयन दे तो क्षारीय होता था, याद है ना आपको, क्षार कहलाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना है। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो इसने पूछा है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, कितने अणु है? 2। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का पूछा है। अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब KH, क्या हो जाएगा? AH यहाँ से पॉजिटिव और प्लस SO4 2 निगेटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं H के बगल में ताकि बैलेंस ही पूरा रहे। अगला, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, इसी में ऐसे भी पूछा था, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। तो देखो, जब भी कोई अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन बोला है, याद करो, एक अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था? पीएच मान कम था ना, 7 से कम। तो जब 7 से कम कोई विलयन का पीएच मान हो जाता तो अम्लीय वर्षा कहलाती थी। उसी प्रकार अम्लीय विलयन बोला तो 7 से कम हो जाएगा पीएच मान, 7 से कम। 7 से कम आते जाओ, एसिडिक नेचर में बनता जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होता जाएगा ना। तो 7 पे होता था तो कैसा होता था? उदासीन। और 7 से कम तो विलयन अम्लीय ही तो कहलाता था, याद है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, सिर्फ अम्लीय बोला है तो क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से अधिक तो क्षारीय में चला जाएगा ना। देखो भैया, 2016, 19 और ये वाला 20 में पूछा था। देख लो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, आए ना। आगे बढ़ू, अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, संकर लवण है, इसमें से कौन सा सूत्र है जो संकर लवण है? बताओ कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, Na3FeCN का होल ट्वाइस। इसको 2016 में पूछा गया था, इसको ऐसे लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें टॉपिक में नहीं था, 2016 के एग्जाम में आया था ये, ठीक है। ऐसे एक बार देख लीजिए बस, Na3 ब्रैकेट में FeCN का होल 6, इसको बोलते हैं संकर लवण। अगला, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। मतलब आपके पास कोई 1 बिलियन है, वह लाल लिटमस को क्या बना देता है? नीला बना देता है, उसका पीएच मान संभव होगा, बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव कितना हो जाएगा? इसका पीएच मान 6 हो जाएगा, करेक्ट। देखो 2023 और 25 के एग्जाम में पूछा गया था। अब कैसे होगा? आप भैया पूछोगे, यार भैया आपने बता दिया तो कैसे बताया? ठीक, देखो कैसे कह रहा है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब ये है कि वह बिलियन कैसा है, बताओ। लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहां पे इसको हटाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो, जब मैं पढ़ा था, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि कहते हैं कि ना, कोई बिलियन
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि जो क्षार होता था वह लाल लिटमस को नीला बनाता है। क्या? क्षार। तो जब क्षार लाल लिटमस को नीला बनाता है, तो बताओ जरा, तो क्षार है ना, क्षारी है, तो क्षार का क्या होता था पीएच मान? 7 से अधिक, तो 7 से अधिक 8 पे है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2023 और 24 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा देखो, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, इसका एक आपको ट्रिक याद करवा देता हूँ। ठीक है, देखो ना जरा यहाँ पे, देखो याद कर लेना। एक ट्रिक है कि मेरे पास अनिल अनिल की छलनी, अनिल की छलनी, क्या होगा? अनिल की छलनी। तो देखो, सबसे पहले अनिल का मतलब समझो। अनिल का मतलब आ से क्या बनेगा? अम्ल। क्या बनेगा? अम्ल। और नी से क्या बनेगा? नीला लिटमस। क्या? नीले लिटमस। क्या बनेगा? नीले लिटमस। और यहाँ पे ला से क्या बनेगा? लाल कर देता, लाल रंग। तो मतलब यह है अनिल की छलनी, अनिल मतलब आ से अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब कि जो अम्ल होता है वो नीले को लाल बनाता है। और छलनी का मतलब क्या हुआ? छलनी का छा से मतलब क्या होगा? छा से, छा से बनेगा मेरे पास यहाँ पे छार। क्या बनेगा? छार। और ला से, छलनी बोला हूं ना, छलनी, ला से क्या बनेगा? लाल लिटमस को लाल लिटमस। और ना से क्या बनेगा? नीला। क्या बनेगा? नीला। तो ना से नीला। हम्म, देखो यहाँ पे ना से क्या बन जाएगा मेरे पास? नीला। ठीक है, ना से नीला। तो याद रखना, अनिल की छलनी, आ से अम्ल होगा, यन से ना से नीले लिटमस को लाल कर देता है, छलनी वाला छा से छार होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 बिलियन लाल को लिटमस को नीला कर देता है। देखो लाल ए है, नीला कर देता है, क्षार कह रहेगा, क्षार, और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला, जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो बताओ ऐसा मैंने किसका उपयोग पढ़ा था जिसमें जल को जीवाणु रहित बनाया जाता था? बता सकते हो? ठीक है, 11 है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का यूज था जिसमें मैंने पढ़ा था कि जो जल को जीवाणु को रहित, जल को है जीवाणु से रहित बनाता है, जो 2017 में पूछा था, 20 में और 23 में। तो यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान बताना है। तो सबसे पहले इसको एक सवाल है, सॉल्व करेंगे। एक सूत्र होता है POH बराबर, हाइड्रोक्साइड आयन का सूत्र होता है POH बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में OH निगेटिव, एक सूत्र है POH का। ठीक है, अब उसके बाद POH बराबर रखेंगे माइनस लॉग OH का मान दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH, OH होता है, इसकी वैल्यू मुझे दिया है 1 × 10⁻12। ठीक, अब उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। POH बराबर यहाँ पे ये 12 जो है ये कहाँ आ जाए? एक का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 लॉग, इसको पढ़ेंगे लॉग गुणे 10 की पावर, लॉग में लिखेंगे लॉग 10 की पावर -12। तो POH बराबर, जब भी लॉग में बेस 10 की पावर किसी की पावर रहता है तो वो पावर कहाँ रहता है? आगे, तो माइनस पहले से है, तो -12 पहले आ जाएगा, तो बनेगा क्या? log 10 बचेगा। क्योंकि कैसे, देखो ध्यान दो, जैसे log m की पावर n का फॉर्म है, जो पावर ऊपर घात रहती है वो आगे आ जाती थी, इसको लिख देते हैं n log m, ये log का सूत्र होता है। तो यहाँ से POH बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। और log 10 का मान क्या होता है? log 10 का मान होता है वैल्यू, एक होता है, इसकी वैल्यू होता है, याद रखना, log 10 का मान 1। तो POH बराबर कितना? 12 × 12 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको हटा दे, ध्यान रखना, अब 12 आया, और उसके बाद एक सूत्र था PH प्लस का, POH बराबर होता है 14 के, क्योंकि जो मैंने सूचक का जो मैंने देखा था पेपर अम्ल व क्षार वाला, वहां पे 14, तो टोटल 14 तक नंबर लिखे रहते थे ना उस पे। तो अब देखो PH, पीएच मान बताना, प्लस
पीओएच का मान आया 12 बराबर 14, ए प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो पीएच बराबर 14 माइनस का 12, तो पीएच मान 14 में से 12 गया 2, निकल जाएगा पीएच मान पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पीओएच बराबर माइनस लॉग ओएच निगेटिव। ठीक, एक सूत्र एक और होता है कि पीएच बराबर, ध्यान रख लेना, एक सूत्र और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो पी एच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव, अब यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन रख देंगे बस, एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक सूत्र ये होता है एक अम्ल के लिए एच पॉजिटिव आयन। अगला सूत्र, पूर्ण रूप से उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। पूर्ण रूप से कोई चीज अगर उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो उसका पीएच मान 7 होगा भाई, याद है आपको। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, तो बताओ कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर, यह शुद्ध जल का आयन सांद्रण होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है बताओ, 2024 के एग्जाम में पूछा था, 15 क्वेश्चन है, क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उस कंडीशन में जिप्सम बनता था, याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CuSO4 × 2H2O, क्या बनेगा CuSO4 × 2H2O, नहीं इंटू हाफ H2O, और प्लस का जल से क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा क्या, CuSO4 × 2H2 है ये जिप्सम। ठीक, अगला खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताना, ए कमेंट में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर क्वेश्चन, कमेंट बताना कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अगला धावन सोडा है, धावन सोडा कैसा है, धावन सोडा कैसा होता है, तो धावन सोडा का देखो, धावन सोडा है ये होता है क्षारीय प्रकृति का, किस प्रकृति का, ऑप्शन यहाँ पे 17वें का दूसरा करेक्ट हो जाएगा। एक धावन सोडा एक क्षारकीय लवण है, क्या है, क्षारकीय लवण। क्यों, क्योंकि धावन सोडा का जो सूत्र होता है वह Na2CO3 × 10H2O होता है, जब उसमें जल में 10H2O है तो 7 से अधिक है तो क्षारीय लवण होगा। अगला धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 का बताना जरा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना इसका भी आंसर कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बताना। ठीक है, धावन सोडा का सूत्र याद हो तो आगे बढ़ता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, 22वें नंबर क्वेश्चन, बताओ इसका कितना होगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.2, कितना संभवतः, मतलब कि वो कितना होता है 5.2, संभवतः में 5.2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था 2019 में आया था ना, क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होगा, भूरा लाल, वहां पे पढ़ा था ना भूरा लाल, याद करो एक क्वेश्चन इससे सॉल्व किया था, भूरा लाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यह जो है प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है, मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है। अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो 2020 में आया था। क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा बताओ, 7 से अधिक, क्योंकि 7 से अधिक ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कोई विलयन अगर क्षारीय तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा बताओ, याद करो, ये ऑप्शन में आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट में बताना, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना कि 1 बिलियन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो आप बिलियन का पीएच मान क्या होगा तो बताना कमेंट में। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा अनिल की छलनी ना, 2022 में आया था। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, याद करो, बताओ कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 CuSO4 × 1/2H2O, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, 2023 और 24 में पूछा था। Na2CO3 का प्रचलित नाम है क्या है, इसका नाम बताना। Na2CO3 का प्रचलित नाम किस नाम से जानते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है, जो जो होमवर्क दे रहा हूँ कमेंट में बताना भाई, क्योंकि आपका सपना है 95%, अगर चाहते हो 95% फोड़ना, सब सवालों का आंसर बताना जो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट में बताना, ठीक है मेरी बहन मेरे भाई। तो Na2CO3 का प्रचलित जो नाम है कमेंट बताना कौन सा होगा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, या धावन सोडा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होगा, बताओ। देखो ये यहाँ पे Na2CO3, अब ध्यान रखना कि जो मेरे भैया दिए हैं Na2CO3, एक इसका सूत्र तो मैंने किसी का पढ़ा नहीं, तो ये भी तो आप पढ़े थे, Na2CO3 × 10H2, ये आपने पढ़ा था ना कहीं पढ़ा था, पूरा याद है, तो उसी का थोड़ा आधा पार्ट ले लिया, बता दो एक इसका है तो वही इसका भी बन जाएगा, ध्यान रखना इतना, थोड़ा तो तुम्हें मैंने बता दिया, हिंट दे दिया। अगला 29 जो नंबर है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान
कितना होगा। तो देखो इसका जो शुद्ध जल का पीएच मान सिंपल सा पूछा है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 29 है ना। तो 29 इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 7। कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। कौन सा लाल हो जाता है, तो ये है H2SO4 जली, H2SO4 अम्ल। याद करो H2 मेथिल ऑरेंज मिलाने पर, एक लवण है तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, H2SO4 जो है लाल हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे किया था। ठीक है। अगला 31 नंबर प्रश्न, पीएच मान 8.5 वाला बिलियन है, 8.5 वाला, ये भी आपके लिए कमेंट में बताना। ठीक, बिलियन, अगर किसी बिलियन का पीएच मान 8.5 है, मतलब 8 से अधिक है, तो बिलियन कैसा होगा बताना ऑप्शन में। ठीक है, 2024 में पूछा था। अगला शून्य पीएच वाला बिलियन होता है, शून्य पीएच वाला बिलियन, अगर किसी कोई बिलियन उसका पीएच शून्य है तो उसका वो बिलियन कैसा होगा, ये भी आपको मैं कमेंट में देता हूँ। ये भी बताना आपको। 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है, सबका होमवर्क है भाई, कमेंट बताना। अगर किसी बिलियन का पीएच मान शून्य है, शून्य तैयार करो 7 से एकदम कम है, क्या आएगा ध्यान रखना, 2024 में पूछा था। अगला अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है, तो अम्ल और क्षारक, जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो आपस में क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है, 2024 में पूछा था। अगला CaOCl2 का प्रचलित नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपके लिए भैया HW है, कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, क्या बोलेंगे जल्दी से आप कमेंट में जाओ। और सबका आंसर जितना मैंने होमवर्क दिया सबका आंसर, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसका जिसका मैंने पूछा है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, लास्ट है। देखो इस यही क्वेश्चन 2020, 22, 23, 25, 20, 22, 23, 24, 25, 20, 22, 23 में 20, 22, 23, 25 मतलब अलग अलग करके पूछा है। देखो निम्नलिखित प्रत्येक के दो दो उदाहरण, देखो धावन सोडा के दो उदाहरण पूछा था इतने सालों में, वीरेंद्र चूर्ण के, कास्टिक सोडा के, प्लास्टर पेरिस से। तो यहाँ पे धावन सोडा का मैंने दो उपयोग, वीरेंद्र चूर्ण के दो उपयोग, कास्टिक सोडा के उपयोग, प्लास्टर पेरिस को लिखा हूँ, तो याद कर लेना, इसको लिख लेना कॉपी में रख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी बार आया तो अब की बार भी एक एग्जाम में आएगा उपयोग लिखने के लिए। धावन सोडा का यूज, व्यंजक चूर्ण का यूज, कास्टिक सोडा का यूज आएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। ठीक है, तो ध्यान रखना, पता है ना। तो भाई ये क्वेश्चन लिख लेना, सॉल्व कर लेना, मतलब कि कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपकी भी एग्जाम में 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो यार इसी के साथ हमारा फाइनली चैप्टर खत्म हो गया। तो दोस्तों यार अगर आप कभी भी डिमोटिवेट फील करते हो तो अपने कृष्णा भैया की ये लाइन जरूर याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। इसीलिए दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो, मतलब दूसरों से कंपटीशन मत करो। ये तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि मैं कल अपने कल से खुद को मैं बेटर बनाऊंगा, खुद को मैं बेटर बनाऊंगा। एक लाइन और बोलता हूं सुनना, याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रातों की नींद और दिनों का चैन खोना पड़ता है, रातों की नींद और दिनों का चैन खोना पड़ता है, तब जाकर सपने सच होते हैं, तब जाकर सपने सच होते हैं। भाई तुम लोगों का भी सपना है, अगर भैया ने सपना दिखाया है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कहीं रातों की नींदें खोनी पड़ेगी, रात भर पढ़ना पड़ सकता है, और दिन के चैन भी खोने पड़ेंगे, क्योंकि यही वक्त है तुम्हें प्रूव करने का, यही टाइम रहेगा कि हाँ भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मुझे किसी ने, भैया ने मेरा साथ देकर सपना दिखाया, तो मैं इसको सपने को अपना पूरा करूंगा। ये तुम्हारा सपना है, 95% क्लास 10th में हमें छोड़ना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो चलेगा, लेकिन भाई एक सपना है, ये लाइफ का फर्स्ट सपना है, तो पूरा करो, क्योंकि यही टाइम है तुम्हें खुद को प्रूव करने का, हाँ यार मैं क्या हूँ, लोग समझेंगे कि हाँ कुछ किया कोई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो में कमेंट में बताना कि हाँ भाई ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस ग्रुप में अपने इस वीडियो को शेयर करना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे लिंक से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भैया को। ठीक है, आपका अपना भैया कृष्णा भैया। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।